गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स के चैप्टर 5 के एमसीक्यूज देखेंगे। इससे पहले हम इनर प्रोडक्ट स्पेस, लीनियर अलजेब्रा, फ्लूइड डायनेमिक्स के 2 सेक्शन और ऑपरेशन रिसर्च के 2 सेक्शन के एमसीक्यूज कर चुके हैं। अगर आप मैथ्स ऑनर्स के और अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप अभी जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन चैप्टर नंबर 5 पर बेस्ड है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट z नॉट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अब आपके पास ऑप्शंस के अंदर 4 फंक्शन है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कौन सा इसमें से कॉन्टिन्यूस नहीं है। बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सोचना है। अगर आपको कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं तो इजीली हो जाएगा। आपको पता है अगर आपके पास f और g कॉन्टिन्यूस हैं तो हर केस में f प्लस जी भी क्या आता है, कॉन्टिन्यूस। प्रोडक्ट भी क्या आता है, कॉन्टिन्यूस। डिफरेंस भी क्या आता है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन डिवाइड करने पे कॉन्टिन्यूस तभी आता है जब आपके पास डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो। लेकिन जहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये नॉट कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ये भी कॉन्टिन्यूस बन जाता, बट क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ पर आपके पास अपॉन में ज़ीरो आ जाएगा। अपॉन में ज़ीरो आते ही डजेंट एग्जिस्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी, जिसके कारण कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सेकंड जो है, फर्स्ट ये एग्जांपल है आपकी बुक का, इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं पहले क्या है। डिटरमाइन द इमेज ऑफ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 एंड सेंटर दिस इन पॉइंट। आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और आपको इसकी इमेज निकालनी है, डेट इज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। रेडियस दिया हुआ है आपके पास, सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, आप जब निकालते हैं तो आप किस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले इमेज किस तरीके की आएगी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। अगर तीनों की वैल्यू ही निकाल लें तो इमेज निकल जाएगी। कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, स्मॉल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई वो है जो आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ है, डेट इज एक्स और ये है वाई। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास x है 1 और y है आपके पास -1। तो आपके पास कैपिटल x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, स्मॉल x 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज 1/3। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने से आपको बेनिफिट क्या हुआ, आप थर्ड ऑप्शन को तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है -1/3। इसके बाद हम देखते हैं y की वैल्यू निकाल के। y की वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू है -1, अपॉन में तो वही आएगा जो x की वैल्यू में आया था, डेट इज 3, क्योंकि डेनोमिनेटर दोनों का सेम है। सेकंड आपके पास क्या आ गया, -1/3। सो आपके पास B और D दोनों ही ऑप्शन कट के आपने Z निकाला भी नहीं तभी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ गया है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कि अंधाधुंध XYZ तीनों निकालें उसके बाद ऑप्शन देखें, क्या पता आपको Z निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि पहले क्या था, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करते थे तो हमें पूरा निकालना पड़ता था। अब ऑब्जेक्टिव से क्या पता आपका ऑप्शन वैसे ही कट जाए। तो आपको एक बार साथ के साथ ऑप्शन चेक कर लेने हैं, क्या पता आपको बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ फॉर एंटायर प्लेन देन एफ जेड इज कॉल्ड। आपके पास एफ जेड एनालिटिक दिया हुआ है पूरे के पूरे प्लेन के अंदर, एट ईच पॉइंट ऑफ फाइनाइट प्लेन, देन एफ जेड इज, आपको एफ जेड बताना है क्या आएगा। देखो, जब आपके पास प्लेन के हर पॉइंट पर एफ जेड एनालिटिक हो जाए तो आपने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन वाले टॉपिक में कि हम उसे क्या कहते हैं, एंटायर फंक्शन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटायर फंक्शन। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कंप्लीटली एनालिटिक फंक्शन पे बेस्ड था। एनालिटिक फंक्शन का जो पैराग्राफ है पेज नंबर 5.25 पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से 3 या 4 अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आई होप आपके एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो वहाँ से ज़रूर आएगा, क्योंकि ये तो श्योर है हर सेक्शन में से अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस बनेंगे। तो 5th चैप्टर के रिमार्क्स और ये छोटे छोटे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अब आपके पास 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट in every neighborhood of a point z0 except at z0 itself, then the point z0 is called। अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन, एक फंक्शन जो है एनालिटिक है, उस पॉइंट को छोड़कर उसके नेबरहुड में, उस पॉइंट पर नहीं है लेकिन उसके नेबरहुड में है, तो उस टाइम हम z0 पॉइंट को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देखिए, ये भी एनालिटिक फंक्शन का जो पैराग्राफ है उसी में से टॉपिक है। मैंने आपको कहा था उसमें 3 या 4 अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वही आएंगे इस वीडियो में भी क्वेश्चंस। बट आपको उस पैराग्राफ को एक बार थॉरोली अच्छे से रीड कर दें, क्या पता क्या क्वेश्चन आ जाए। वो पैराग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 5.25 पर एनालिटिक फंक्शन का। ठीक है, सो इस तरीके के सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z0 बट कैन बी मेड एनालिटिक एट बाय merely assigning a suitable value to functions at the point, then the function is z0 is said to have। आपके पास फंक्शन z0 पर एनालिटिक तो नहीं है, पर उसको एनालिटिक बनाया जा सकता है फंक्शन को कोई सुटेबल वैल्यू देने के बाद। तो आपके पास फंक्शन जो z0 पर है उसे क्या कहेंगे आप उसे कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। यानी कि जब आपके पास कोई पॉइंट z0 हो और आपके पास फंक्शन z0 पर एनालिटिक है तो नहीं, लेकिन आप उसे बना सकते हैं, तो इस टाइप की सिंगुलरिटीज़ को आप कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं एक बार फिर आपको कहूँगी आप पेज नंबर 25 को थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके पास, द कॉची रीमान इक्वेशंस आर। कॉची रीमान इक्वेशंस आपको पता है क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स। देखते हैं सेम हमारे पास कौन सा मैच कर है। इसके अंदर तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन के अंदर जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ नेगेटिव साइन है और जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होता और वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई के अंदर नेगेटिव साइन होता है, तो ये भी आपके पास गलत। ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी वाई एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई। सो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पोलर फॉर्म में भी और नॉर्मली भी आपको याद होनी चाहिए। ये इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एमसीक्यू में तो इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है। सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू आपके पेपर्स होने इसलिए सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके थ्योरम्स की स्टेटमेंट को थॉरोली रीड आउट कर लेना। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द इमेज और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटर 0 0 0 है, यानी कि ओरिजिन है, और आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो है माइनस ऑफ आयोटा। अब आपको पता है जब आपके पास सेंटर ओरिजिन दिया हो और रेडियस 1 दी हो तो आप किस तरीके से करते हैं इसे देखिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ से आपको पता लग रहा है x प्लस आयोटा वाई से जब आप कंपेयर करें तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि x के आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0 और y की आपके पास वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए आपके पास कैपिटल X निकालना है आपको, कैपिटल Y और कैपिटल Z। कैपिटल X के आपके पास वैल्यू होती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ से आपके पास x और y आपको ये पुट करने हैं और वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0, क्योंकि हमारे पास x ही 0 है। सिमिलरली y की वैल्यू निकालते हुए आपके पास फॉर्मूला रहेगा 2y अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर y आपके पास -1 है तो न्यूमरेटर में आ गया -2, डेनोमिनेटर में आपके पास आ गया 1 प्लस 0 प्लस 1 डेट इज 2, यानी कि आपके पास y वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1। z वाला कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी आप पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगी 0। बहुत ईजी है पुट करना, x को 0 और y को -1 पुट करना है। सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी आपके पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर आपके पास f ऑफ z स्क्वायर दिया हुआ है तो आपके पास रियल पार्ट क्या है। f ऑफ z स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर है। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, जिसके आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट पूछ रखा होता तो क्या आ जाता है 2xy। आयोटा साथ में ना लिखते क्योंकि आयोटा इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, उसको इमेजिनरी पार्ट के अंदर आप नहीं डालेंगे। सो अगर आपके पास ये पूछ लेते कि इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आप कहते हैं 2xy। अब आपके पास क्वेश्चन में रियल पार्ट पूछ रखा था तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। 9th क्वेश्चन आपका टॉपिक जो है पेज नंबर 5.48 पर उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टू फैमिली ऑफ कर्व्स uxy इज इक्वल टू c1 एंड vxy इज इक्वल टू c2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन दे आर सेड टू। अगर आपके पास राइट एंगल पर वो दोनों कर्व्स मिल रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, दे आर सेड टू फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोगोनल सिस्टम पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ऑर्थोगोनल और किस पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है कि ये क्वेश्चन भी आएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने एमसीक्यूज में डाल रखा है, सो आप उसे भी ज़रूर देखिए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको काफ़ी सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन और ये टॉपिक आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5.48 पर। जब दो कर्व्स ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, These curves said to form an orthogonal system। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है आपके पास, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर। देखो आपको पता होगा अगर आपके पास एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी जो है एक एनालिटिक फंक्शन हो तो ये आपके पास एक थ्योरम के नीचे एज इट इज़ रिमार्क है। तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट उसके क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस। यह आपके पास पेज नंबर 5.44 पे एज इट इज़ रिमार्क है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आपने इस चैप्टर के रिमार्क्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपको पेज नंबर 5.46 पर रिमार्क मिल जाएगा। अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड सीजेस टू बी एनालिटिक इफ डायरेक्ट रिजल्ट है ये डी जेड बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आपके पास डी जेड बाई डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन आपके पास इतना ही था। आप देखते हैं 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने से पहले अगर आपको लीनियर के किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो ऑलमोस्ट लीनियर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिए। आपको उसका जो भी चैप्टर में आपको डाउट है आप वही डायरेक्ट टॉपिक खोल सकते हैं, उसमें एक्सरसाइज वाइज हर चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। 2 या 3 चैप्टर्स की वीडियो आपको वहाँ नहीं मिलेगी, बाकी आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी। अदरवाइज जिन चैप्टर की वीडियो नहीं है उनमें भी अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है आपके पास, वेल कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शन यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड व्हेन ओनली रियल पार्ट इज गिवन टू यू देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एफ जेड।
आपके पास ऑलरेडी बुक के अंदर एफ जेड का फॉर्मूला दिया हुआ है। जब आपके पास रियल पार्ट दिया हो तो भी और इमेजनरी पार्ट दिया हो तो भी। तो जब आपके पास रियल पार्ट दिया हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, phi1 ऑफ z0 पॉइंट की वैल्यू आप पुट करेंगे, z0 x को z, y को 0 माइनस आयोटा phi2 z0 dz प्लस c। सो आप कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन चारों में से ए बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन के अंदर गलती क्या है, यहाँ पर 0z है और यहाँ पर भी 0z है। ऐसे ही ऑप्शन सी के अंदर मिस्टेक क्या है, आपके पास यहाँ पर तो z0 है पर यहाँ पर 0z है। ऑप्शन डी के अंदर phi2 है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है 12th क्वेश्चन का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की आपके पास स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, फाइंड के सच दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। एफ ऑफ जेड आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, एनालिटिक किस सिचुएशन में होगा, किस के की वैल्यू के लिए। तो आपको पता है जब हमारे पास एनालिटिक दिया हो और इसमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपके पास पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन क्या होती है, कर्ल यू बाई कर्ल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर कर्ल वी बाई कर्ल थीटा। सेकेंड क्या होता है, कर्ल वी बाई कर्ल आर इज इक्वल टू -1 बाई आर कर्ल यू बाई कर्ल थीटा। अगर आपका इसी से काम बन जाएगा तो उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्ल यू बाई कर्ल आर आपके पास क्या होगा, कर्ल यू बाई कर्ल आर, यू आपके पास इसमें ये है और वी आपके पास इसमें ये है। तो इसका जब हमने विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास क्या आ गया, 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर। वी को आपने थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास यहाँ तो आर स्क्वायर आ जाएगा और उसका क्या आ जाएगा, के कोस के थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आर से आर तो कैंसिल। ठीक है, इसके बाद जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आपको पता चल रहा है के की वैल्यू 2 है। अभी आपके पास एनालिटिक दिया हुआ था जिसकी वजह से डायरेक्ट हमने सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म का यूज़ कर लिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका पेज नंबर 5.19 पर आपको मिल जाएगा और ये वो क्वेश्चन है, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके एग्ज़ाम के लिए, और ऑब्जेक्टिव में भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, वो हर जगह कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल कहाँ पे है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल की कंप्लीट स्टेटमेंट क्या थी, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल नोवेयर एक्सेप्ट एट द ऑरिजिन। और वो आपने क्वेश्चन आई होप अच्छे से किया होगा। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको उसका प्रूफ बता दूंगी कि वो किस तरीके से प्रूफ करना है। अदरवाइज आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि वो सिर्फ ऑरिजिन पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ओरिजिन पर देखिए थीटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदरवाइज थीटा की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। हर थीटा की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो फंक्शन की वैल्यू z पे ना डिपेंड होकर थीटा पर डिपेंड हो रही थी, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा था और सिर्फ ज़ीरो पर ही डिफरेंशिएबल आ रहा था, क्योंकि ज़ीरो पे आपके पास उस एंगल की वैल्यू उसको कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा को सॉल्व करके आपके पास 1 आ रहा है, जिसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो सिर्फ ओरिजिन पर जो है आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सो एवरीवेयर इज इनकरेक्ट, नो वेयर इज इनकरेक्ट, नन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन टोटल हम इस वीडियो के अंदर 17 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 5.21 पे दिया हो तो उसमें काफ़ी सारे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, और ये कोई नए रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है, ये हमने 11-12 में भी पढ़ रखे हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, इसमें z में है वेयर z इज कॉम्प्लेक्स, वहाँ हम रियल के अंदर देखते थे। तो फंक्शन में आपको d/dz आपको निकालना है c ऑफ एफ जेड का, जहाँ पर c आपके पास कॉन्स्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टेंट आपके पास बाहर आ जाएगा फंक्शन से। ठीक है, सो बी इज करेक्ट, सी स्क्वायर बाहर नहीं आता और ना ही डबल डेरिवेटिव होगा जब यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव है तो। सो आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट।
इसके बाद है आपके पास 16 और 17 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, आपको CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म बतानी है, वेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आप डायरेक्ट रिजल्ट बुक के अंदर जाकर देख सकते हैं, उसका प्रूफ भी है वहाँ पर। CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में अभी हमने एक क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, कर्ल u बाई कर्ल r इज इक्वल टू 1 बाई आर कर्ल v बाई कर्ल थीटा, और कर्ल v बाई कर्ल r इज इक्वल टू -1 बाई आर कर्ल u बाई कर्ल थीटा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। एन एनालिटिक फंक्शन हैविंग कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। ये जो हमारे पास थ्योरम है, ये सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसकी थ्योरम भी एज अ क्वेश्चन का स्टेटमेंट बन के आ सकती है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट थी, प्रूव दैट द फंक्शन हैविंग कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। सो आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।